हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कौन सा सब्जी खाने से बाल का झड़ना रुक जाता है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी फूल गोभी और ऑप्शन डी करेला। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। देश भर में होली के बीच जुमे की नमाज अदा। बिहार में सड़क पर नमाज। संभल में तिरपाल से ढकी मस्जिद से गुजरी होली जुलूस। बता दें कि देश भर में होली मनाई जा रही है। इसके साथ ही रमजान के जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। 4 मार्च 1961 यानी 64 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। बता दें आपको कि किसी भी अव्यवस्था या फिर हुड़दंग से बचने के लिए देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील राज्यों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, संभल समेत कई जिलों में मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया ताकि होली के जुलूस के दौरान विवाद की स्थिति न बने। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि यदि होली के रंगों से दिक्कत है तो मस्जिदों को प्लास्टिक से कवर कर दें। दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान योजना। 18 मार्च को लॉन्चिंग संभव। जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। 10 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा। बता दें कि दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जल्द लागू होने जा रही है। 18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ ही दिल्ली इस योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इस दौरान दिल्ली के 5 परिवारों को पहली बार आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी कार्ड दिया जाएगा। योजना लागू होने के बाद दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार भी 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता देगी, जिससे कुल 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि MOU का समय तय हुआ है, लेकिन दिल्ली में कितने परिवारों को इस योजना का हिस्सा बनना है, इसके बारे में राज्य सरकार से जानकारी मिलना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक पहले फेज में 6 लाख लोगों को लाभार्थी बनाया जाएगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और दिल्ली में 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत का हिस्सा बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ओर से संचालित है। देश भर में होली का जश्न। रामलला के हाथों में धनुष की जगह पिचकारी। संभल में मस्जिद के सामने से जुलूस निकला। बॉर्डर पर BSF जवानों की होली। बता दें कि देश भर में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं अयोध्या में रामलला ने हाथों में धनुष की जगह पिचकारी धारण की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुजारियों ने बाबा महाकाल और नंदी को गुलाल लगाया। वहीं ओडिशा के शिवपुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने राधा कृष्ण की तस्वीर के साथ होली का सैंड आर्ट बनाया। यूपी में सुबह से ही लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। संभल में लोग जश्न मनाते हुए डीजे पर नाच रहे हैं। वहीं मस्जिद के सामने से शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। राज्य में कई जिलों में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी में अब गांव से भी चलेंगी सरकारी बसें। परिवहन विभाग ड्राइवर और कंडक्टर की करेगा भर्ती। देख लीजिए सभी 374 रूटों की लिस्ट। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 28,000 गाँव को जोड़ने के लिए 1,540 रूट तय किए गए हैं। इनमें 1,130 पुराने रूट हैं और 410 नए रूट जोड़े गए हैं। इस पर पहली बार परिवहन विभाग की बसें चलेंगी। वहीं 374 रूट पर परमिट भी जारी हो चुका है। होली बाद इन मार्गों पर बसें चलेंगी और यहां बाकी रूटों पर परमिट देने की प्रक्रिया भी चल रही है। यूपी परिवहन निगम की ओर से 1,213 मार्गों पर 1,277 अनुबंधित बसें चलाई जाएंगी और बाकी रूट पर निगम खुद की बस चलाएगा। इसके लिए बस ड्राइवर और कंडक्टर की भर्तियां भी होंगी। OpenAI ने DeepSeek पर लगाया सुरक्षा खतरे का आरोप। अमेरिका से की प्रतिबंध की सिफारिश। बता दें कि OpenAI ने अमेरिकी सरकार से सिफारिश की है कि चीन की AI लैब DeepSeek और ऐसी एजेंसियों के AI मॉडल पर प्रतिबंध लगाया जाए। OpenAI का कहना है कि DeepSeek राज्य सहायता प्राप्त और राज्य नियंत्रित संगठन है, जिसका R1 नामक मॉडल असुरक्षित हो सकता है। कंपनी का दावा है कि चीनी कानूनों के तहत DeepSeek को यूजर डेटा चीनी सरकार को देने की जरूरत पड़ सकती है। ये प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन की AI एक्शन प्लान नीति के तहत दिया गया है।
ओपन एआई को चिंता है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी के एआई मॉडल अमेरिका और अन्य देशों के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इनसे बौद्धिक संपदा चोरी होने का खतरा है। वहीं ओपन एआई का मानना है कि बाइडेन प्रशासन को टीयर 1 देशों में पीआरसी निर्मित मॉडलों के उपयोग पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि डीपसी के कुछ एआई मॉडल माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और पेरप्लेसिटी जैसी कंपनियों के सर्वर पर चलते हैं, जिससे डेटा का खतरा कम होता है। नासा ने किया खुलासा, 2024 में समुद्र का स्तर अनुमान से कहीं अधिक बढ़ा। बता दें कि यहाँ वैश्विक समुद्र स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। नासा के मुताबिक 2024 में समुद्र का स्तर 0.59 सेंटीमीटर बढ़ा है, जो कि अनुमान से ज्यादा था, जिसका कारण समुद्र का गर्म होना और बर्फ का पिघलना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और ये तेजी से हो रहा है और पिछले 30 सालों में समुद्र का स्तर 10 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। इससे तटीय इलाकों वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इससे समुद्री पानी गर्म होकर फैल रहा है और बर्फ तेजी से पिघल रही है। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, जिससे समुद्र का स्तर और बढ़ गया है। इस कारण से कई तटीय इलाकों में बाढ़ और जमीन के कटाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं और अगर यहीं चलता रहा तो आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है। नासा ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही जारी रहा तो समुद्र का स्तर और बढ़ जाएगा और इसका असर तटीय शहरों और द्वीपों पर पड़ेगा, जहां करोड़ों लोग रहते हैं। पहले समुद्र का स्तर ज्यादातर बर्फ पिघलने से बढ़ता था, लेकिन 2024 में ये ज्यादातर गर्म पानी फैलने से बढ़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान ऐसे बढ़ता रहा तो कई इलाके डूब सकते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश नई कंपनियों के पंजीकरण में दिल्ली से हुआ आगे। बता दें कि यहाँ उत्तर प्रदेश बिजनेस शुरू करने के लिए देश का नया केंद्र बनकर उभरा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच यूपी में 15,590 नई कंपनियां पंजीकृत हुई हैं, जबकि दिल्ली में 12,759 नई कंपनियां बनी हैं। महाराष्ट्र 21,000 कंपनियों के साथ पहले स्थान पर रहा है। बिजनेस बढ़ने की ये तेजी यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था और आसान व्यापार नियमों से आई है। नोएडा का बड़ा औद्योगिक केंद्र होना भी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। 2021-22 से राज्य की ग्रोथ 7.5 से 11.4% के बीच रही है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बिजनेस शुरू करने की संख्या में भले ही यूपी आगे हो, लेकिन दिल्ली अभी भी सक्रिय कंपनियों की संख्या में आगे है। जनवरी 2025 तक यूपी में 1.5 लाख, दिल्ली में 2.5 लाख और महाराष्ट्र में 3,46,000 कंपनियां सक्रिय थी। यूपी की तेज रफ्तार ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ से ज्यादा आबादी इसके विकास की बड़ी ताकत है। वहीं राज्य की करीब 55 से 56% आबादी कामकाजी उम्र में है, जिससे बिजनेस को ग्राहकों और श्रमिकों की कमी नहीं होती। राज्य सरकार पारंपरिक कृषि उद्योगों के साथ ही नए सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि ग्रोथ बनी रहे। बिजनेस के अनुकूल माहौल और निवेशकों के बढ़ते हुए भरोसे से यूपी देश का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस हब बन गया है। टैरिफ चिंता के बीच सरकार ने उद्योगों को चीन की जगह अमेरिका सामान भेजने को कहा। खबर है कि भारत सरकार ने उद्योग जगत से कहा है कि वे उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां चीन से होने वाली आपूर्ति को भारतीय उत्पादों से बदला जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम अमेरिका द्वारा 2 अप्रैल से लागू होने वाले नए टैरिफ के कारण उठाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊंचे शुल्कों की आलोचना की थी और सरकार अब अमेरिकी बाजार में पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीति अपना रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत को संरक्षणवादी मानसिकता से बाहर आने और अमेरिकी बाजार में नए मौके तलाशने पर जोर दिया है। बैठक में बताया गया कि स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगने से भारत के $5 अरब यानी लगभग 435 अरब रुपए के निर्यात पर असर पड़ा है। कपड़ा उद्योग ने अमेरिकी बाजार में शून्य शुल्क पहुंच की मांग की है, जबकि रत्न और आभूषण उद्योग ने हीरे पर शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। पाकिस्तान ने ट्रेन अपहरण में भारत पर लगाए आरोप तो विदेश मंत्रालय बोला पहले अपने अंदर झांके। खबर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। अब भारत ने इन आरोपों का सख्ती से जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया जानती है कि आतंकवाद का केंद्र कहाँ है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं और नाकामियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराता रहा है।
इसे बेहतर होगा कि वह खुद को देखे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और असफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने की बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए सरकार ने शुरू की तैयारी, उद्योगों से की ये मांग। खबर है कि अमेरिका के टैरिफ युद्ध से बचने के लिए सरकार विकल्प ढूंढने की तलाश में लगी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर भी टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है। इसको देखते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उद्योगों से ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है जहां चीन या फिर किसी दूसरे देश से आयात होने वाले सामान को अमेरिकी वस्तुओं से बदला जा सकता है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 13 मार्च को उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान अधिकारियों ने टैरिफ के प्रभावों पर चर्चा की है। इस दौरान स्टील और एल्यूमिनियम निर्यातकों ने सरकार को बताया कि ट्रंप द्वारा इन पर 25% टैरिफ लगाए जाने से पहले ही तकरीबन $5 बिलियन मूल्य के सामान प्रभावित हुए हैं। प्रतिनिधियों ने सरकार को बताया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से चिंतित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उद्योगों ने सरकार को सुझाव दिया कि वो कपड़ा, रत्न और आभूषण, कालीन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी पहुंच को बढ़ावा दे सकती है। कपड़ा उद्योग ने अमेरिकी उत्पादों पर शून्य टैरिफ की इच्छा व्यक्त की है। वहीं रत्न और आभूषण उद्योग ने सरकार से काटे और पॉलिश किए गए हीरो पर यहां मौजूदा 5% से कम करके 2.5% टैरिफ बनाए रखने का आग्रह किया है। राजस्थान की पहली बाघिन जिसका स्टैचू लगेगा, लाखों रुपए होंगे खर्च, राजमाता कहलाती है। अंतिम संस्कार में पहुंचे थे वन मंत्री, पैर भी छुए थे। बता दें कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाघिन ST2 के कारण ही सरिस्का बाघों से आबाद है और तकरीबन 20 साल सरिस्का पार्क बाघों के शिकार के कारण बाघ विहीन हो गया था। पार्क में फिर से बाघों की दहाड़ गूंजे, इसलिए टाइगर टाइग्रेस के रीलोकेशन की प्लानिंग हुई। इस प्रोसेस में पार्क में लाने वाले ST1 और ST2 पहले बाघ बाघिन थे। इसके बाद से लगातार यहाँ बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। करीब 10 साल पहले सरिस्का प्रशासन ने टाइग्रेस को राजमाता को दर्जा दिया था और 1 साल पहले इस बाघिन की जान गई थी और अब बाघिन का स्टैचू सरिस्का में लगाया जाएगा। इस स्टैचू को जयपुर में तैयार किया जा रहा है और प्रशासन को उम्मीद है कि मार्च के अंत तक ये रेडी हो जाएगा। DFO अभिमन्यु सहारण ने बताया है कि स्टैचू बनवाने में तकरीबन 7 लाख रुपए की लागत आएगी और इसमें बांसवाड़ा का सफेद मार्बल और जैसलमेर का लाल पत्थर लगाया जा रहा है। संभवतया ये इस तरह का प्रदेश में पहला स्टैचू होगा। जयपुर में धुलंडी पर 4 फ्लाइट हुई रद्द, पैसेंजर नहीं होने की वजह से कैंसिल की गई। कोलकाता और इंदौर फ्लाइट हुई लेट। जयपुर में धुलंडी के मौके पर फ्लाइट शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ गया। शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की कमी रही। इसको देखते हुए इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस ने अपनी 4 फ्लाइट के संचालन को आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया। वहीं कोलकाता और इंदौर की फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त से लेट उड़ान भरेगी। बता दें कि यहाँ जयपुर में धुलंडी के मौके पर पैसेंजर्स ट्रैवल करना कम पसंद कर रहे हैं। इस वजह से अहमदाबाद से जयपुर आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E7523 को शाम 6:40 पर जो जयपुर आती है, इसमें महज कुछ ही पैसेंजर्स ने बुकिंग करवाई थी और इसके बाद पर्याप्त पैसेंजर नहीं होने की वजह से आखिरी वक्त पर फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। पूर्व मंत्री गुढ़ा समेत 125 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कान्हा पहाड़ लीज क्षेत्र में जबरन घुसने और तोड़फोड़ का है आरोप। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा समेत उनके 125 समर्थकों के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। लीज धारक श्याम सिंह कटेवा ने 13 मार्च की शाम कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि गुढ़ा और उनके समर्थकों ने कान्हा पहाड़ स्थित उनके खनन क्षेत्र में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की है और जान से मारने की धमकी दी। गुढ़ा अपने साथियों इब्राहिम, खादिम तगाला, इम्तियाज तगाला, अकरम चेजारा, यूनुस मास्टर, आमीन मास्टर, असलम समेत 100 से 125 लोगों की भीड़ के साथ घातक हथियारों से लैस होकर आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 11 मार्च 2024 को राजेंद्र गुढ़ा के नेतृत्व में 100 से 125 लोगों की भीड़ घातक हथियारों से लैस होकर श्याम सिंह कटेवा के खनन क्षेत्र में घुस गई। उन्होंने लोहे की बाड़ काटकर टेंट लगाए और तोड़फोड़ की। AI डिवाइस अब मरीज से पूछेगी, अपनी परेशानी बताइए। IIT इंदौर ने तैयार की। एम्स भोपाल में होगा ट्रायल, मानसिक सेहत का रखेगी ख्याल। खबर है कि एम्स भोपाल में पिछले दिनों ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित एक महिला का हमने इलाज किया और हमें उसकी जान बचाने के लिए उसका ब्रेस्ट शरीर से अलग करना पड़ा। जब वो ठीक हो गई तो इस बात से परेशान थी कि उसके शरीर का एक हिस्सा कम हो गया है। वह मानसिक रूप से खुद को समझा नहीं पा रही थी।
ये कहना है एम्स के कैंसर विभाग के एचओडी डॉक्टर सैकत दास का। दरअसल ये समस्या केवल एक मरीज की नहीं होती, बल्कि सर्जरी के बाद हर मरीज की किसी न किसी मानसिक समस्या से वो जूझता रहता है। दुनिया के दूसरे देशों में मरीजों को इस स्थिति से उबारने के लिए सर्वाइवल क्लिनिक होते हैं और हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है और देश का पहला सर्वाइवल क्लिनिक जल्द ही भोपाल एम्स में शुरू होने वाला है। इसमें AI टूल्स की मदद से मरीज की परेशानियों को दूर किया जाएगा। पाकिस्तानी एजेंट को गगनयान की जानकारी देने वाला हुआ गिरफ्तार। नेहा शर्मा बनकर हनी ट्रैप में फंसाया। यूपी एटीएस ने आगरा से ऑर्डिनेंस कर्मी को पकड़ा। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने आगरा से ISI एजेंट को गिरफ्तार किया है। रविंद्र कुमार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और वह फिरोजाबाद के हजरतपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर तैनात है। रविंद्र पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दे रहा था, जो कि नेहा शर्मा नाम से बना हुआ है। रविंद्र ISI के बिछाए हुए हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। वह काफी समय से खुफिया सूचनाएं लीक कर रहा था और ATS को इसके पास से कई अहम पुख्ता सबूत भी मिले हैं। स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र ने शर्तें रखी। भारत में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी। सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट की परमिशन देनी होगी। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाली है। इससे पहले केंद्र सरकार ने स्टारलिंक के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। सरकार की मांग है कि शटडाउन कंट्रोल के लिए देश में ही कंट्रोल सेंटर बनाया जाए, यानी कि अगर कभी इस सर्विस को बंद करना हो तो इसके लिए कंट्रोल सेंटर भारत में ही हो। इसके साथ ही डेटा सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को ये सुविधा दी जाए कि वो कॉल इंटरसेप्ट यानी कि डेटा की निगरानी कर सके। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए जाने वाले कॉल्स को सीधे फॉरवर्ड के बजाय स्टारलिंक को इन्हें पहले भारत में बनाए गए स्टारलिंक गेटवे पर लाना होगा। इसके बाद टेलीकॉम चैनलों के जरिए फोन को विदेश में फॉरवर्ड किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली 2 शर्तें देश की टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर पहले से ही लागू हैं। अमृतसर बॉर्डर पर घुसपैठिया हुआ गिरफ्तार। भारतीय सीमा लांघकर भारत में आया पाकिस्तानी घूमते हुए BSF ने पकड़ा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों के चलते सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी अमृतसर सेक्टर की बॉर्डर आउटपोस्ट यानी BOP मुल्ला कोट से हुई है। BSF द्वारा पकड़े गए पाकिस्तानी की पहचान मोहम्मद जैद के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान के हकीमा वाला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। BSF जवानों ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को सीमा पार संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा। जब उसे पूछताछ की गई तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और तलाशी ली गई। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद BSF के अधिकारी मोहम्मद जैद से पूछताछ कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह गलती से सीमा पार आ गया है या फिर किसी साजिश के तहत भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। घटना के बाद सीमा पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। BSF के साथ साथ अन्य खुफिया एजेंसियां भी मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी में होली का जश्न, संभल सीओ के पोस्टर लहराए, पुष्पा बनकर पहुंचा युवक, कानपुर DM का डांस, अयोध्या में संतों की फूलों की होली। यूपी में होली का त्योहार मनाया जा रहा है और अयोध्या में रामलला ने फूलों की होली खेली। उन्हें धनुष की जगह सोने की पिचकारी पकड़ाई गई। CM योगी ने गोरखपुर मंदिर की गौशाला में गाय को गुलाल लगाया, बत्तख और मोर को दाना भी खिलाया। सांसद रवि किशन ने फगुआ गीत गाया। वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ को गुलाल लगाया गया। विदेशी युवतियों ने गुलाल उड़ाया। यूक्रेन से आए बच्चों ने जमकर मस्ती की और हर तरफ जश्न का माहौल है। जगह जगह पर लोग DJ पर डांस कर रहे हैं। एक युवक तो पुष्पा के गेटअप में होली खेल रहा है। संभल में लोग जश्न मनाते हुए DJ पर नाच रहे हैं। वहीं मस्जिद के सामने से शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। प्रयागराज में लोगों ने कपड़ा फाड़ होली खेली और DJ पर जमकर डांस किया। गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस ने सप्लायर का हुलिया बताया। इंटरनेशनल कॉल आया। दुबई से 6 फीट लंबे शख्स से मिलने को कहा गया। बता दें आपको कि कर्नाटक गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव ने दुबई एयरपोर्ट पर मिलने वाले शख्स का हुलिया बताया। इसी शख्स ने उसे गोल्ड दिया था जिसे वह लेकर बेंगलुरु केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुई थी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पूछताछ के दौरान 33 वर्षीय अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें एक इंटरनेट कॉल आया था। उन्हें कॉल पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के गेट A के डाइनिंग लाउंज में एक्सप्रेसो मशीन के पास एक व्यक्ति से मिलने के निर्देश दिए गए थे। उसे बताया गया कि जिस आदमी से वह मिलने वाली थी वह अरब की पोशाक या फिर कुंदरा पहने हुए था। रानिया राव ने बताया कि जिस आदमी से वह मिली उसकी कद काठी अच्छी थी। वह 6 फीट से ज्यादा लंबा था, अफ्रीकी अमेरिकी लहजे वाला और गेहुआ रंग का था।
रान्या ने बताया कि जब उस आदमी से मिली तो उनके बीच काफी छोटी बातचीत हुई। इसके बाद उस शख्स ने मोटे प्लास्टिक में लिपटे 2 पैकेट दिए जिनमें सोना था और रान्या ने दावा किया कि यह पहली बार था जब वह सोने की तस्करी कर रही थी। शाहजहांपुर में होली जुलूस में उपद्रव, लाठीचार्ज, युवकों ने पत्थर फेंके तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर खदेड़ा। घटना सदर बाजार की। बता दें कि 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ रहा है। 4 मार्च 1961 के बाद अब ऐसा मौका आया है। यूपी में किसी भी अव्यवस्था या फिर हुड़दंग से बचने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात है और जगह जगह पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शाहजहांपुर में होली पर लाट साहब का जुलूस निकाला गया और पीछे पीछे पुलिस चल रही थी और कुछ युवा जुलूस से काफी पीछे नाचते गाते हुए झुंड बनाकर चल रहे थे। इनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उपद्रव कर रहे लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने करीब 10-15 मिनट में मामले को शांत करा लिया और पुलिस ने कहा कि हुड़दंग करने वालों की पहचान करवाई जा रही है। लाट साहब का जुलूस शांतिपूर्वक निकल गया। घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र के खिरनी बाग इलाके की है। आज का सुविचार, क्या सोचना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जब लोग तुम्हारे लिए इस तुच्छ सोच को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें ऐसे लोगों के लिए अपने लक्ष्य को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।